आज के टॉपिक में समझते हैं फिनॉल के निर्माण की विधियां। फिनॉल के निर्माण की विधियां, कल के टॉपिक में हमने समझा था अल्कोहल के निर्माण की विधियां, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल। आज के टॉपिक में समझते हैं फिनॉल के निर्माण की विधियां क्या है। पहली रिएक्शन लेते हैं क्लोरोबेंजीन से। क्लोरोबेंजीन जानते हैं, क्लोरोबेंजीन, बेंजीन से आपका सीएल यहाँ पे जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये क्लोरोबेंजीन है। क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन कराते हैं NaOH से, सोडियम हाइड्रोक्साइड से। ये बेस है, क्या है? बेस, सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन कराता है, ठीक। इस रिएक्शन में आपको याद होगा, इस रिएक्शन में आपको याद होगा कि Cl के पास लोन पेयर होते हैं और बेंजीन एक इलेक्ट्रॉन अपनेयक ग्रुप है। कैसा है? एक इलेक्ट्रॉन अपनेयक, यानी कि ये लोन पेयर को अपनी तरफ क्या करता है? खींचता है, ठीक है। ये कार्बन sp2 है, विद्युत ऋणात्मकता इसकी हाई होती है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या करता है? खींचता है, sp2 कार्बन होने की वजह से, जिसकी वजह से Cl के और बेंजीन रिंग के बीच में आपको पता है क्या बन जाता था? एक आंशिक डबल बॉन्ड बन जाता था, आंशिक डबल बॉन्ड आ जाता था, ठीक है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। इसलिए ये बॉन्ड मजबूत हो जाता था, ये बॉन्ड क्या हो जाता था? मजबूत हो जाता था। नॉर्मल जो कार्बन से Cl का जो बॉन्ड लेंथ होगा उससे ये बॉन्ड लेंथ कम हो जाता है, स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो उसको तोड़ने के लिए हमने आपको बताया था कि 300 एटीएम प्रेशर रखा जाता है। कितना? 300 एटीएम प्रेशर रखा जाता था और 623 डिग्री केल्विन टेम्परेचर। ये दोनों चीजें आपको याद रखनी। क्यों रखी जाती है? क्योंकि यहाँ पर कौन सा कैरेक्टर आ जाता था? डबल बॉन्ड कैरेक्टर। क्यों आ जाता था? क्योंकि बेंजीन किस तरीके से कार्य करता है? इलेक्ट्रॉन अपनेक के रूप में कार्य करता है, ठीक है। और Cl के पास लोन पेयर होते हैं, तो ये कार्बन जो आपका होता है ये sp2 होता है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करता है, आंशिक डबल बॉन्ड आ जाता है, ठीक। चलिए अब आते हैं, क्लोरोबेंजीन NaOH से रिएक्शन करेगा, करेगा तो ना, ऐसा तो है नहीं करेगा नहीं करेगा। 623 डिग्री केल्विन पर करेगा, 300 एटीएम पे करेगा रिएक्शन। क्या रिएक्शन करेगा? यहाँ से Cl जाएगा और OH आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से Cl जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा? OH आ जाएगा। तो हम यहाँ पर सिंपल फिनॉल बना देते हैं। फिनॉल बन गया था। Na किसके साथ चला जाएगा? Cl के साथ चला जाएगा। क्या बनाएगा? NaCl बनाएगा। चलिए आगे समझते हैं। यहाँ पर आपको क्या होगा कि फिनॉल लिखा नहीं मिलेगा, कभी कभी कुछ किताबों में आपको नहीं लिखा मिलेगा, उसका रीजन समझिए। फिनॉल का जो नेचर होता है वो अम्लीय होता है, एसिडिक होता है। ये भी आगे बात करेंगे, फिनॉल का जो नेचर है वो एसिडिक क्यों होता है। तो फिनॉल का जो नेचर होता है वो एसिडिक होता है। तो ये अलग से एक रिएक्शन समझिएगा कि फिनॉल आपने मान लीजिए बना लिया, भाई हमारे हिसाब से रिएक्शन हो गई, Cl चला गया Na के साथ और यहाँ पर OH आके बैठ गया, फिनॉल बन गया, हो गया काम। लेकिन अब आगे समझिए, फिनॉल का नेचर जो है वो एसिडिक होता है और आप इस रिएक्शन में किसका यूज कर रहे हो? क्षार का, यानी बेस का। बन क्या रहा है? अम्ल। अगर अम्ल बन रहा है तो वो क्षार से भी तो रिएक्ट करेगा। अब आप कहोगे क्षार तो खत्म हो गया, तो बेटा एक मॉलिक्यूल लेके रिएक्शन तो होती नहीं है, बहुत से मॉलिक्यूल होंगे। जैसे ही फिनॉल पहला मॉलिक्यूल बनेगा, मान लीजिए वो NaOH से रिएक्शन करेगा, क्योंकि NaOH भी ज्यादा मात्रा में है, क्लोरोबेंजीन भी ज्यादा मात्रा में है, तो फिनॉल आपका NaOH से रिएक्शन करेगा, ठीक है। क्यों करेगा? क्योंकि ये आपका एसिडिक नेचर का है, अम्लीय नेचर का है, और ये आपका बेसिक नेचर का है। दोनों, एक एसिड है और एक क्या है? बेसिक, ठीक है। तो अब क्या होगा? अब यहां समझिए, अगर एसिड आपका बेस से रिएक्ट करेगा, अगर एसिड आपका बेस से रिएक्ट करेगा तो क्या होगा? जरा समझिए ध्यान से, क्या होगा? बेस से क्या आएगा? OH, ठीक है। एसिड से क्या आएगा? H। OH और H मिलकर क्या बनाएंगे? H2O। और यहां आपका क्या बन जाएगा? C6H5ONa। क्या बन जाएगा? C6H5ONa। देखिए यहां से क्या जाएगा? एसिड है तो यहां से क्या जाएगा? H। बेस से क्या आएगा? OH। ये आपने हाई स्कूल में पढ़ा होगा। अम्ल से क्या जाएगा? H जाएगा। क्षार से क्या जाएगा? OH जाएगा। क्या बनाएगा? H2O। और एक सॉल्ट बनेगा C6H5ONa, C6H5O माइनस और Na प्लस, ठीक है। और साथ में क्या बन जाएगा? H2O। तो बेटा ध्यान देना कि आप क्लोरोबेंजीन से रिएक्शन करा रहे हो, NaOH फिनॉल बना रहे हो। फिनॉल का नेचर कैसा होता है? एसिडिक होता है। फिनॉल का नेचर कैसा होता है? एसिडिक होता है। और रिएक्शन आप करा रहे हो तो उसमें आपका बेस भी है, क्षार भी है, उपस्थित है। तो फिर ये एसिड जो होगा ये बेस से रिएक्ट करेगा, और बेस से रिएक्ट करेगा तो फिर क्या बनाएगा? जरा ध्यान से समझिए, C6H5O माइनस Na प्लस। तो यहाँ आपको लिखा मिलता है C6H5O माइनस और Na प्लस, ठीक है। ये बात ध्यान रखनी है आपको। अब आप कहेंगे रिएक्शन, रिएक्शन तो वही हो रही है, बस आपको ये अलग से ध्यान रखना है कि कभी भी कोई एसिड अगर किसी रिएक्शन में बनता है, कभी भी कोई एसिड अगर किसी रिएक्शन में बनता है और उस रिएक्शन में आपका अगर बेस क्षार उपस्थित है तो वो एसिड बेस से रिएक्ट करेगा, ठीक है। तो ये हमने आपको रिएक्शन लिख दी कि ये जो बनेगा ये NaOH से रिएक्ट करेगा, तो ये बन जाएगा सॉल्ट आपका। समझ में आया? ठीक। अब सॉल्ट बन गया, अब इसको हम फिनॉल में कैसे कन्वर्ट करें? तो सिंपल है, फिर आप एसिड से रिएक्ट करा दो।
किससे रिएक्ट करा दो, एसिड से। भाई हमारा तो फिनॉल बन चुका था, और फिनॉल बनने के बाद क्या समस्या आ गई, उसने बेस से रिएक्ट कर लिया। जब उसने बेस से रिएक्ट कर लिया तो क्या बना दिया, अपना सॉल्ट बना दिया, सोडियम सॉल्ट बना दिया। अब हमें सोडियम को यहाँ से क्या करना है, हटाना है, तो दोबारा फिर एसिड से रिएक्शन करा दो, तो Na किसके साथ चला जाएगा, Cl के साथ, और यहाँ पर कौन आ जाएगा, H। तो ये आपका बन जाएगा C6H5OH प्लस NaCl। ठीक है, ये आपका फिनॉल बन के रेडी। ठीक, तो उसमें समझने वाली बात कौन सी, अगर आप किसी रिएक्शन में बेस का यूज कर रहे हैं और आपका जो कंपाउंड बन रहा है वो एसिडिक नेचर का है, तो वो कंपाउंड आपका प्रोडक्ट जो भी बन रहा है वो बेस से रिएक्ट करके सॉल्ट बनाएगा। अब सॉल्ट को आप फिर से उसी स्टेज में लाना चाहते हो जो प्रोडक्ट आपको चाहिए था, तो आपको उसका अम्लीकरण कराना पड़ेगा। क्या कराना पड़ेगा, HCl से रिएक्शन करानी पड़ेगी, HCl या किसी और भी अम्ल से करानी पड़ेगी। Na को आप रिप्लेस कराओगे, यहाँ पर आपका H आ जाएगा। ठीक है, चलिए दूसरा देखते हैं, बेंजीन सल्फोनिक अम्ल से क्या रिएक्शन होती है। बेंजीन सल्फोनिक अम्ल से क्या रिएक्शन होती है, समझिए। बेंजीन आप जानते हैं, आपको शुरुआत से बता रहे हैं, बेंजीन आप जानते हैं। ठीक, बेंजीन में एक H को हमने हाईलाइट कर लिया, बेंजीन में एक H को हमने क्या किया, हाईलाइट कर लिया। ठीक है, अब देखिए, पहले तो उसने लिखा बेंजीन सल्फोनिक अम्ल, तो पहले हम बेंजीन से बनाते हैं बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। ठीक है, वो कैसे बनेगा, ध्यान से समझिएगा। कंसंट्रेट H2SO4, कंसंट्रेट यानी सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से रिएक्शन कराएंगे, जिसको ओलियम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओलियम। ओलियम बोलते हैं क्योंकि वो बहुत ज्यादा सांद्र होता है, तो वो तेल जैसा दिखने लगता है, ऑयल जैसा दिखने लगता है। ठीक है, तो कंसंट्रेट H2SO4 से रिएक्शन कराएंगे, ये आपने पढ़ा था एल्किल हैलाइड में, सल्फोनेशन में आता है। ये किस में आता है, सल्फोनेशन। ठीक है, रिएक्शन क्या होगी वो समझिएगा। यहां से H निकलेगा, यहां से क्या निकलेगा, H। एल्किल हैलाइड बताता है, यहां से H निकलेगा, यहां से क्या लेगा, OH। H को क्या चाहिए, OH चाहिए। ठीक, तो यहां से H निकलेगा, यहां से वो क्या लेगा, OH। तो अब सिंपल सा बताया था, तब भी बताया था सिंपल बिल्कुल। यहां से आप एक O और एक H निकाल दो, बताओ क्या बचा। जब यहां से एक O और एक H निकालेंगे, जो H के साथ जाएगा, तो यहां बचेगा क्या, तो सर एक H बचेगा, एक S बचेगा, 3 O बचेंगे। तो इसको हम क्या लिखेंगे बेटा, इसको हम लिखेंगे SO3H। क्या लिखेंगे, SO3H। अब देखो ये बन गया बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। क्या बन गया, बेंजीन सल्फोनिक एसिड बन गया। अब इससे फिनॉल बनाएंगे, तो हमने आपको ये बता दिया बेंजीन से बेंजीन सल्फोनिक अम्ल कैसे बनता है। यहां से क्या गया, आपका H गया, यहां से आपका क्या हो गया, OH, सल्फोनिक एसिड ग्रुप से ये रिप्लेस हो गया। अब आगे समझिएगा, आगे इसकी रिएक्शन हम कराएंगे NaOH से। आगे इसकी रिएक्शन किससे कराएंगे, NaOH से कराएंगे। ठीक है, NaOH से रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा, बताइए बेटा। NaOH से रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा भैया, देखो NaOH बेस है, ये आपका एसिड है, लिखा था अम्ल लिखा था ना, ये आपका एसिड है, तो एसिड हमें क्या देगा, H देगा। एसिड हमें क्या देगा, H देगा, और बेस से क्या आएगा, OH आएगा। ठीक है, H और OH मिलकर क्या बनाएंगे, H2O बनाएंगे। H और OH मिलकर क्या बनाएंगे, H2O बनाएंगे। यहां पर कौन आ जाएगा, Na। कौन आ जाएगा, Na। अब ये सॉल्ट बन गया, अब ये सल्फोनिक अम्ल था, अब ये क्या बन गया, सॉल्ट। ठीक, तो समझिएगा, जब आपने बेंजीन से बेंजीन समझिएगा, दोबारा समझिएगा, आपने बेंजीन से कंसंट्रेट H2SO4 की रिएक्शन कराई, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की रिएक्शन कराई, और आपका बेंजीन बदल गया बेंजीन सल्फोनिक अम्ल में। जब बेंजीन सल्फोनिक अम्ल की आप NaOH से रिएक्शन कराओगे, तब क्या होगा, अम्ल यानी एसिड H देगा, और क्षार यानी बेस क्या देगा, OH देगा। H और OH मिलकर क्या बनाएंगे, H2O, और Na यहाँ पर आ जाएगा, यानी एक सॉल्ट बन गया। क्या बन गया, सॉल्ट। तो यहां पर H की जगह पर आपका क्या आ जाएगा, Na। क्या आ जाएगा, Na। ठीक है, अब आगे समझिएगा। अब इसी में समझिए, अगर हम इसकी दोबारा रिएक्शन करा दें NaOH से, दोबारा रिएक्शन करा दें, मतलब NaOH को थोड़ा सा एक्सेस में यानी ज्यादा मात्रा में ले लो। समझिएगा, अभी एक NaOH लिया था, वो तो इससे रिएक्ट कर गया, दूसरा NaOH लेके देखते हैं। अगर ये दोबारा NaOH से रिएक्शन करेगा तो क्या रिएक्शन करेगा, ध्यान समझिएगा। अगर ये दोबारा NaOH से रिएक्शन करेगा तो क्या रिएक्शन करेगा, तो ध्यान समझिएगा, Na2SO3, Na2SO3, दो Na और SO3 ग्रुप एग्जिट हो जाएगा, Na2SO3, और बचेगा क्या, केवल क्या, OH। क्या बचेगा, OH। तो यहां पर हम डायरेक्टली आपका क्या लिखे दे रहे हैं, OH। क्या लिखे दे रहे हैं, OH। आया समझ में कि नहीं आया, ठीक है। आपने एक बार रिएक्शन कराई, तब यहां पर आपका क्या आ गया, Na। दोबारा रिएक्शन कराओगे तो Na2SO3 कहां हो जाएगा, बाहर। क्या बाहर निकल जाएगा, Na2SO3।
Na2SO3 आपका कहाँ निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा, और यहाँ पर आपका OH ग्रुप आ जाएगा। ठीक है, अच्छा फिर से समझिएगा ध्यान से, आपने जब पहली बार रिएक्शन कराई तब क्या हुआ, जब आप पहली बार रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ से H गया, यहाँ से क्या गया, OH गया, और यहाँ पर कौन आ गया, Na। कौन आ गया, Na। अब सोच के देखिएगा, यहाँ पर Na है और दोबारा फिर से रिएक्शन करा दी NaOH से, तो क्या होगा, Na2SO3। ठीक है, पहले में यहाँ पर Na आ गया था, दूसरी बार कराएंगे तो Na2SO3, यहाँ पर क्या आ जाएगा, आपका OH आ जाएगा। ठीक, अच्छा अब समझिएगा, पहले भी NaOH लिया था तो सॉल्ट बना था, इसमें भी क्या बनेगा, सॉल्ट ही बनेगा, यही याद रखना है, इसमें भी क्या बनेगा, सॉल्ट ही बनेगा, यही चीज यहाँ पर बनेगी, क्योंकि फिनॉल एसिडिक नेचर का है। फिनॉल कैसा है, एसिडिक नेचर का है, और बेस आप यूज कर रहे हैं रिएक्शन में, तो ये रिएक्शन फिर से होगी तो यहाँ पर सॉल्ट ही बनेगा। ठीक है, अब आपको दोबारा ये बनाना पड़ेगा, तो आपको क्या कराना पड़ेगा, उसका एसिडिफिकेशन कराना पड़ेगा, अम्लीकरण कराना पड़ेगा, तो यहाँ पर हम क्या लिख देते हैं, H+। क्या लिख देते हैं, H+। मतलब पहले आप बेस से रिएक्शन कराइए, बेस से रिएक्शन कराने के बाद जब सॉल्ट बन जाएगा तब आप किससे रिएक्शन कराएंगे, H+ से रिएक्शन कराएंगे। ठीक है, मतलब अम्लीय माध्यम में आप उसको यूज करेंगे, यूटिलाइज करेंगे, तो आपका OH में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं डाईएजोनियम सॉल्ट। डाईएजोनियम सॉल्ट क्या होता है, डाईएजोनियम ग्रुप आपको बताया था बेंजीन से N2Cl क्या होता है, N2Cl। N2Cl को बोलते हैं डाईएजोनियम ग्रुप। ठीक है, डाईएजोनियम सॉल्ट बोलते हैं, N2+ और Cl-। आपने इसकी पहले रिएक्शन कराई थी एक, ठीक है, सेंड माई रिएक्शन में आया था, आपने CuCl2 से रिएक्शन कराई थी। चलिए यहां देखते हैं, यहां इसे हम H2O के साथ गर्म करते हैं, किसके साथ, H2O के साथ क्या कर देते हैं, गर्म कर देते हैं। ठीक है, N2Cl की रिएक्शन H2O के साथ कराते हैं, समझ। तो हमने बताया था ये N2 जो ग्रुप होता है ना, ये बहुत ज्यादा अनस्टेबल होता है, बहुत ही अस्थायी होता है। ठीक है, ये तुरंत कहाँ निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा। सबसे पहले यहाँ से कौन निकलेगा, ये समझ लो, N2। रुकना ही नहीं, इसको रुकना ही नहीं है, यहाँ पे तुरंत निकल जाएगा। अब Cl आपका H के साथ जाएगा, क्या बनाएगा, HCl। Cl किसके साथ चला जाएगा, H के साथ, क्या बनाएगा, HCl। तो देखिए ध्यान से, बेंजीन है, ये इसका डाइजोनियम है, डाइजोनियम क्लोराइड। अब यहां से जब रिएक्शन होगी, इसको H2O के साथ गर्म करेंगे तो N2 आपका सबसे पहले बाहर आ जाएगा, क्योंकि सबसे ज्यादा अनस्टेबल होता है। Cl जाएगा H के साथ, अब बताओ क्या बचा, OH। OH आपका यहाँ ऐड हो जाएगा। ठीक है, आपका क्या बन के रेडी हो जाएगा, फिनॉल। ठीक, तो 3 रिएक्शन हो गए आपके फिनॉल बनाने की। ठीक है, बस अब चौथी रिएक्शन देखते हैं, क्यूमीन से कैसे बनेगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, क्यूमीन से, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये आपकी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसके ऊपर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, क्यूमीन होता क्या है, सबसे पहले क्यूमीन होता है, क्यूमीन को बेटा हम लोग बोल सकते हैं, ध्यान से समझिएगा, आइसोप्रोपिल बेंजीन। क्या बोल सकते हैं, आइसोप्रोपिल बेंजीन। ये आइसोप्रोपिल बेंजीन का मतलब क्या हुआ, जरा ध्यान समझिए। वैसे इस कार्बन को आप क्या बोलते हैं, इस कार्बन को आप क्या बोलेंगे, 2 डिग्री। क्या बोलेंगे, 2 डिग्री। क्यों, क्योंकि एक साइड इधर भी कार्बन चेन है एलिफेटिक, उधर भी कार्बन चेन, तो इसको 2 डिग्री हम मान लेते हैं। इसको आइसो बोलते हैं, नॉर्मल, ये IUPAC में 2 डिग्री मान लें। अभी नॉर्मल अगर नामकरण करते हैं तो क्या बोलते हैं, आइसो। कितने कार्बन है, 3, तो आइसोप्रोपिल। ठीक है, और बेंजीन आपका किस कार्बन से जुड़ा हुआ है, इससे। ठीक है, तो ये आपका आइसोप्रोपिल, 2 डिग्री का दूसरा सिंबल आप समझ लो, आइसो यूज करेंगे नॉर्मल अगर हम नाम लिख रहे हैं तो। आइसोप्रोपिल बेंजीन है। ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन कराया जाता है। क्या कराया जाता है, ऑक्सीडेशन कराया जाता है, वही नॉर्मल वायु के द्वारा कराया जाता है। ठीक है, ऑक्सीडेशन कराया जाता है, उससे क्या बन जाता है, जरा ध्यान समझिएगा, उससे क्या बन जाता है, जब आप क्यूमीन का ऑक्सीडेशन कराएंगे। ठीक है, क्यूमीन का दूसरा नाम क्या बताया आपको, समझ लीजिएगा, आइसोप्रोपिल बेंजीन। क्या बताया, आइसोप्रोपिल बेंजीन। जब इसका आप ऑक्सीडेशन कराएंगे तो आपका क्या बन जाएगा, ध्यान समझिएगा, यहां पर CH3 बॉन्ड C बॉन्ड CH3 सेम है, बस ये देखिए जो आपने ऑक्सीडेशन कराया है वो ऑक्सीजन पेरोक्साइड फॉर्म में आके अटैच हो गई। कौन सी फॉर्म में, पेरोक्साइड फॉर्म में आके अटैच हो गई। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। क्या बोल देते हैं, क्यूमीन। ये था, इसका नाम तो क्यूमीन था ना शॉर्टकट में। आइसोप्रोपिल बेंजीन भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आइसोप्रोपिल बेंजीन। आइसोप्रोपिल बेंजीन भी बोलते हैं। शॉर्टकट में हमें कौन सा नाम यूज करना है, अभी क्यूमीन यूज करना है। और क्यूमीन में जब हमने ऑक्सीडेशन कराया तो वो पेरोक्साइड फॉर्म में ऐड हो गया, 2 O एक साथ होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, पेरोक्साइड बोलते हैं। ठीक है, अब यहां पर समझिएगा, तो फिर इसका नाम क्या हुआ, तो क्यूमीन हो गया।
क्या हो गया, क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड, क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। अब क्या करना है, अब बेटा कुछ नहीं करना है, इसको केवल एसिडिक मीडियम में रिएक्ट करना है। ठीक है, एसिडिक मीडियम में केवल क्या करना है, रिएक्ट कराना है। अब जरा ध्यान से समझिएगा क्या होगा, ये चीज होगी यहां से कि ये ग्रुप आपका बाहर निकलेगा, देखिए, ठीक है, जब एसिडिक मीडियम में जाएंगे तो ये ग्रुप आपका क्या करेगा, बाहर निकलेगा। ठीक, अब बताइए अच्छा ध्यान से, तो अब ये ग्रुप आपका डायरेक्टली sp2 कार्बन से अटैच होगा, क्या बन जाएगा, बॉन्ड OH। क्या बन जाएगा, बॉन्ड OH, यानी कि फिनॉल। और देखो निकल क्या रहा है, ध्यान से समझना, जब ये ग्रुप बाहर निकलेगा तो आप ध्यान से देखिए, कार्बन का एक बॉन्ड फ्री होगा क्योंकि इस कार्बन के साथ उसका बॉन्ड टूटेगा, तो कार्बन का एक बॉन्ड फ्री होगा, इधर O का ये बॉन्ड टूटेगा तो इसका भी एक बॉन्ड फ्री हो जाएगा, तो दोनों का जब एक एक बॉन्ड फ्री होगा तो दोनों के बीच में क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड। क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड। तो क्या हो जाएगा, CH3 बॉन्ड C। देखना, CH3 बॉन्ड C, कार्बन की एक वैलेंसी यहाँ से फ्री हो गई, ये बॉन्ड उसका ब्रेक होगा तो यहाँ से एक वैलेंसी फ्री हो गई, ठीक है, और यहाँ O का ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो गया तो O की भी इसकी एक वैलेंसी फ्री हो गई। ठीक, ये वाले O की जो वैलेंसी फ्री होगी ये तो इस कार्बन से अटैच हो जाएगा आके सीधा। जब इन दोनों के एक वैलेंसी फ्री होगी, एक की इस बॉन्ड के टूटने से और एक की इस बॉन्ड के टूटने से, तो दोनों के बीच में डबल बॉन्ड जनरेट हो जाएगा और बॉन्ड CH। ये होता है, कल बताया था आपको, एसीटोन। क्या होता है, एसीटोन। चलिए अब पढ़ते हैं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्कोहल, यानी कि एल्कोहलों के क्वथनांक। ठीक है, क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट कितने होते हैं, कैसे होते हैं, कम होते हैं या ज़्यादा होते हैं, उसका रीज़न क्या होता है। ठीक है, समझते हैं। एल्कोहलों के जो बॉइलिंग पॉइंट होते हैं वो आपको सबसे पहली चीज़ तो याद रखनी है, अदर जो भी कंपाउंड है ऑर्गेनिक उनके कंपेरिजन में हाई होता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट नहीं होते हैं, हाई होते हैं, यानी ज़्यादा होते हैं। जैसे ईथर के कंपेरिजन में हाई होते हैं, एल्केन के कंपेरिजन में हाई होते हैं। उसका रीजन क्या होता है, वो रीजन समझते हैं। ठीक, वो रीजन होता है कि जैसे हम लेते हैं R बॉन्ड O बॉन्ड H, R बॉन्ड O बॉन्ड H, तो O और H के बीच की कहानी समझिएगा, O और H के बीच की कहानी समझिएगा। O एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, O एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, और O और H के बीच में जो बॉन्डेड पेयर है, यानी साझे का जो इलेक्ट्रॉन का पेयर है, उस पेयर को O अपनी ओर क्या करेगा, खींचेगा। O क्या करेगा, खींचेगा, आकर्षित करेगा। ठीक, इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि O के ऊपर एक पार्शियल नेगेटिव चार्ज और H के ऊपर एक पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ठीक, समझिएगा, R बॉन्ड O बॉन्ड H, O एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, O एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है जो इन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर को, मतलब जो इन O और H के बीच में जो साझे के इलेक्ट्रॉन का जोड़ा है ना, उसको O क्या करेगा, खींचेगा। और जब O उसे क्या करेगा, खींचेगा, तो O के ऊपर एक पार्शियल नेगेटिव चार्ज और H के ऊपर एक पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक, उससे क्या होता है वो जरा समझिएगा, उससे क्या होता है ध्यान से, कि R बॉन्ड O बॉन्ड H, R बॉन्ड O बॉन्ड H। ठीक, अब इसमें ये समझा कि ये O नेगेटिव है और H कैसा है, पॉजिटिव है। ठीक, चलिए मान लीजिए कि हमारे पास अगर एल्कोहल हुआ है तो उसमें एक ही मॉलिक्यूल नहीं होगा, बहुत से मॉलिक्यूल होंगे। अब उन दो मॉलिक्यूल के बीच में क्या हो रहा है वो समझना। अब दूसरा, अगर हम एल्कोहल का एक मॉलिक्यूल लेते हैं R बॉन्ड O बॉन्ड H, ठीक है, ध्यान समझिएगा, इसमें भी O नेगेटिव होगा और H पॉजिटिव होगा। इस चीज को समझ लीजिएगा, क्यों होगा, क्योंकि O एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, अपनी ओर क्या करेगा, खींचेगा, यानी पोलैरिटी शो करेगा। क्या शो करेगा, पोलैरिटी, जिसको हम लोग ध्रुवता कहते हैं। क्या कहते हैं, ध्रुवता शो करेगा या पोलैरिटी शो करेगा। ठीक, तो इसका बॉन्ड ध्रुवी होगा, जैसे एल्किल हैलाइड में हुआ करता था, Cl भी इलेक्ट्रॉन पेयर को खींच लेता था, वैसे ही OH के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करेगा, खींचेगा। ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करेगा, खींचेगा, जिससे O नेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव और H पार्शियल पॉजिटिव हो जाएगा। अब ये मान लीजिए कि एक आपका एल्कोहल ये है R बॉन्ड OH, दूसरा एल्कोहल ये है R बॉन्ड OH। इस कंडीशन में क्या होगा समझते हैं, O नेगेटिव है और H पॉजिटिव है, तो जाहिर सी बात है इनके बीच में अट्रैक्शन क्रिएट होगा। ठीक है, O नेगेटिव और H कैसा है, पॉजिटिव है, तो इनके बीच में अट्रैक्शन क्रिएट होगा। इस अट्रैक्शन की वजह से ये मॉलिक्यूल एक दूसरे को थोड़ा सा मजबूती से पकड़ लेते हैं। इस अट्रैक्शन को एक नाम दिया गया था, आपने पढ़ा होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड।
क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, इनके बीच में एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्रिएट हो जाती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक टाइप का अट्रैक्शन है, आकर्षण। हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक टाइप का क्या है, आकर्षण है, जिसमें जो H प्लस होता है, पार्शियल पॉजिटिव आंशिक धनात्मक जो H प्लस होता है, वो किसी अदर नेगेटिव एलिमेंट के साथ में अट्रैक्शन शो करने लगता है। इस अट्रैक्शन को हम लोग क्या नाम देते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या नाम देते हैं, हाइड्रोजन। किसी भी मॉलिक्यूल में जो आपका H प्लस प्रेजेंट है, वो H प्लस किसी अदर मॉलिक्यूल के साथ में, अगर जिसके साथ उसका कोई बॉन्डिंग नहीं है पहले से, ठीक है, यहां समझना, इस H का इस O के साथ तो प्रॉपर बॉन्डिंग है पहले से, इसको अट्रैक्ट कर क्या करना है, दूसरे किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव मॉलिक्यूल को या किसी एटम को वो अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ, तो उसके बीच में जो भी आकर्षण अट्रैक्शन आता है उसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलते हैं। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है क्या, हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक टाइप का अट्रैक्शन है जो पार्शली पॉजिटिव H प्लस और पार्शियली नेगेटिव O माइनस के बीच में जनरेट हो जाता है, जिससे ये मॉलिक्यूल एक दूसरे के कहाँ आ जाते हैं, पास में। अब समझिएगा, दो मॉलिक्यूल हैं और उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग जैसी कोई चीज नहीं है, मान लेते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग जैसी कोई चीज नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि जब उनके बीच में अट्रैक्शन नहीं होगा तो एक दूसरे से दूर रहेंगे। ठीक है, तो उनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा, मतलब थोड़ी सी उनको हीट मिली नहीं कि वो आपके बॉयल हो जाएंगे। ठीक, अब मान लीजिए इनके बीच में जो आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो है, लेकिन ज्यादा हाई नहीं है, ज़्यादा हाई नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हाँ बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं, इसमें अट्रैक्शन ज़्यादा होता है। ठीक है, तो इसमें केवल हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये मॉलिक्यूल एक दूसरे के कहाँ आ जाते हैं, पास में आ जाते हैं, टाइटली होल्ड कर लेते हैं एक दूसरे को, इसलिए इनके बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं, हाई होता है। ठीक है, अब चलिए इसी में समझते हैं। तो ये तो हो गई एल्कोहल की एक बात कि एल्कोहलों के बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं। एथिल एल्कोहल और डाइमेथिल ईथर, एथिल अल्कोहल और डाइमेथिल ईथर दोनों का जो एटॉमिक वेट होता है, मॉलिक्यूलर वेट होता है, वो सेम होता है। ठीक है, जितना एटम इसमें है जिस टाइप के उतने ही इसमें हैं, तो इनका मॉलिक्यूलर वेट सेम होता है। लेकिन होता क्या है कि इसमें आपका देखिए O से H कनेक्टेड है, तो ये आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा, शो करेगा। इसमें O के पास H नहीं है तो ये उतना हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्रिएट नहीं करेगा जितना ये कर सकता है। O के पास H है तो वहां पर पोलैरिटी ज्यादा शो होगी, O के पास H नहीं है तो उतनी पोलैरिटी शो नहीं होगी। ठीक, तो यहाँ पर जो आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है ना, यहाँ पर जो आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी वो स्ट्रॉन्ग होगी। क्या होगी, स्ट्रॉन्ग होगी। ठीक है, यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपकी वीक होगी, वन टू वन फोर्स काम करेंगे, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होगी। तो यहाँ पर समझिएगा कि इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 351 होता है। ठीक है, जबकि इसका कितना होता है, 248 होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट तो दोनों में है, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग कौन क्रिएट कर सकता है, एल्कोहल टाइटली क्रिएट कर सकता है, ज्यादा अच्छी क्रिएट कर सकता है, किसकी तुलना में, ईथर के कंपैरिजन में, ईथर की तुलना में। इसलिए दोनों के बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस आता है। तो आपसे पूछा जाए कि चलिए एथिल अल्कोहल है और डाइमीथाइल ईथर है, दोनों के मॉलिक्यूलर वेट सेम है, दोनों के अणुभार क्या है, सेम है। ठीक है, दोनों में चीजें सेम है, जो इसमें है वही इसमें है, सेम टू सेम, 2 कार्बन है, 6 H है, 1 O है, वही उसमें भी है। लेकिन बॉइलिंग पॉइंट किसका हाई होता है, एल्कोहल का। तो आप किसकी वजह से बोलेंगे, आप केवल एक रीजन बोलेंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। ठीक है, एल्कोहल में मॉलिक्यूल्स के बीच में आपके हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल एक दूसरे को टाइटली होल्ड करते हैं, इसलिए उनका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, हाई। ईथर में आपका उतना ज्यादा नहीं होता है लेकिन उतना ज्यादा नहीं होता है। और भी चीजें काम करती हैं, वो भी आपको बताएंगे अभी, वॉन टू वॉल फोर्स भी काम करते हैं। तो यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं, इसलिए इसका बहुत कम होता है, उसके कंपेरिजन में बहुत कम होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड OH, ठीक है, और CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड OH, और एक और कंपाउंड लेते हैं CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड OH। ये हमने आपके 3 टाइप एल्कोहल ले लिए, एक एथिल अल्कोहल, एक प्रोपिल अल्कोहल, एक आपका ब्यूटिल अल्कोहल है। ठीक है, 2 कार्बन की चेन वाला अल्कोहल, 3 कार्बन की चेन और 4 कार्बन की चेन वाला अल्कोहल ले लिया। अब जरा इसमें सोचते हैं किसका बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा। तो अब जरा देखो, इसमें भी OH ग्रुप है, इसमें भी OH ग्रुप है, इसमें भी OH ग्रुप है, तीनों में OH ग्रुप है। ठीक है, दूसरी चीज ध्यान से देखिए, इसमें कार्बन नंबर आपके केवल कितना है, 2 कार्बन की चेन है, इसमें कितना है, 3 है, इसमें कितना है, 4। तो पहली चीज ये समझिएगा कि एटॉम जो आपका मॉलिक्यूलर वेट है, अणुभार होगा, वो किसका ज्यादा होगा, इसका ज्यादा होगा। समझ में आया ना, मॉलिक्यूलर वेट जो है आपका वो सबसे ज्यादा इसका होगा।
ठीक, मॉलिक्यूलर वेट इसका ज्यादा होगा, तो पहला तो रीजन बनता है बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा, इसका ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है, पहला रीजन। ठीक है, ये नहीं कि यही लास्ट है, पहला रीजन हो गया। दूसरा समझता है, एथिल अल्कोहल जब आप लेते हैं तो उसमें भी ध्यान समझिए, जब आप एथिल अल्कोहल लेंगे तो वहां सारे मॉलिक्यूल एथिल अल्कोहल जैसे ही होंगे। ठीक है, चलिए हम एक और मानते हैं, जैसे यहाँ पर एक एथिल अल्कोहल हमारा ग्रुप हो गया, यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपकी क्रिएट हो जाएगी, OH ग्रुप के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग इस तरीके से क्रिएट हो जाएगी। ठीक, तो यहाँ पर प्रोपिल अल्कोहल होगा, उसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्रिएट हो जाएगी। यहाँ पर आपका ब्यूटिल अल्कोहल होगा, उसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्रिएट हो जाएगी। यहाँ तो बराबर की लड़ाई है। लेकिन अब समझिएगा, कार्बन कार्बन के बीच में वॉन डर वाल फोर्स काम करता है। कौन सा फोर्स काम करता है? वॉन डर वाल फोर्स काम करता है। ठीक है, वॉन डर वाल फोर्स। अब इसमें क्या होगा, ये भी एक टाइप का अट्रैक्शन है। ठीक है, OH और OH के बीच में जो अट्रैक्शन काम कर रहा है उसको क्या बोल दिया? हाइड्रोजन बॉन्ड। कार्बन कार्बन के बीच में जो अट्रैक्शन काम कर रहा है उसको क्या बोल देते हैं? वॉन डर वाल फोर्स बोल देते हैं। ठीक, अब बताइए कि यहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो तो सब में है, तीनों में है, क्योंकि तीनों अल्कोहल ग्रुप हैं। लेकिन यहां पर कार्बन कार्बन के बीच में, ये देखिए पहला मॉलिक्यूल एथिल अल्कोहल का, ये मान लीजिए सेकंड मॉलिक्यूल एथिल अल्कोहल का, तो यहां पर जो आपका अट्रैक्शन होगा वॉन डर वाल, वो इसमें ज्यादा होगा कि इसमें ज्यादा होगा? बताइए, इसमें केवल कितने कार्बन हैं? 2, तो 2 कार्बन से वॉन डर वाल फोर्स जनरेट होंगे। इसमें कितने से जनरेट होंगे? 3 से। और इसमें कितने जनरेट होंगे? 4 से। तो टाइटली होल्ड कौन करेगा? ये करेगा। ठीक है, 2 रीजन हो गए। पहला रीजन क्या हो गया? पहला रीजन हो गया तो इसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है, इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा। दूसरा क्या हो गया? दूसरा ये हो गया कि सर इसमें जो वॉन डर वाल बॉन्डिंग है वो ज्यादा होगी। वॉन डर वाल बॉन्डिंग कौन आपका जनरेट करता है? कार्बन। तो नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा होंगे तो वॉन डर वाल फोर्स भी आपका क्या होगा? ज्यादा होगा। तो सबसे ज्यादा यहाँ पर जो 3 चीजें हैं इनमें सबसे ज्यादा आपका बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा? ब्यूटेन। ठीक, ब्यूटिल अल्कोहल का। तो रीजन क्या लिखना है? पहली चीज क्या देखनी है? पहली चीज हमें देखनी है ये कि आपका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो अल्कोहल में अगर आप देखें तो अल्कोहलों का ज्यादा होता है। बॉइलिंग पॉइंट अल्कोहल्स का हाई होता है। किसकी वजह से हाई होता है? क्योंकि आपका बॉन्ड OH जो होता है ये पोलर होता है। ठीक है, ये पोलैरिटी शो करता है, जिस वजह से अल्कोहल मॉलिक्यूल्स के बीच में कौन सा बॉन्ड आ जाता है? हाइड्रोजन बॉन्ड जनरेट हो जाता है। हाइड्रोजन बॉन्ड एक टाइप का अट्रैक्शन है जो 2 मॉलिक्यूल्स के बीच में काम कर रहा है, जिसलिए मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के पास में आ जाते हैं और बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है? हाई हो जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर समझिएगा OH ग्रुप है, पोलैरिटी है, जबकि यहाँ पर आपका ईथर ग्रुप है, उतनी पोलैरिटी नहीं दे पाता है, इसलिए इसका 351 केल्विन होता है और उसी के सेम मॉलिक्यूलर वेट वाले का 248 होता है ड्यू टू वीक हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, अब यहां समझते हैं, 2 कार्बन का हमने लिया, 3 कार्बन का एक अल्कोहल लिया, 4 कार्बन का अल्कोहल लिया। इसमें क्या होगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो सारे शो करेंगे, कोई कम करेगा कोई ज्यादा करेगा। ठीक, लेकिन वॉन डर वाल जो बॉन्डिंग है वो इसमें कम होगी, क्योंकि इसमें केवल 2 कार्बन है और इसमें कितने हैं? 3 है, इसमें कितने हैं? 4 है। ठीक है, तो पहली चीज जो आपका बॉइलिंग पॉइंट होगा, बॉइलिंग पॉइंट होगा वो किस पर डिपेंड करेगा? पहली चीज वो डिपेंड करेगा बेटा किस पर? वो डिपेंड करेगा मॉलिक्यूलर वेट पर। जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा उसी का ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, ध्यान समझना। दूसरा जो आपका बॉइलिंग पॉइंट होगा वो किस पर डिपेंड करेगा? कार्बन चेन पर। किस पर डिपेंड करेगा? कार्बन चेन पर डिपेंड करेगा। जिसमें कार्बन ज्यादा उसी का ज्यादा। क्यों? कार्बन चेन अगर बड़ी होगी तो उसमें जो वॉन डर वाल फोर्स काम करते हैं वो भी आपके क्या हो जाएंगे? ज्यादा हो जाते हैं। समझ में आया? तो जो आपके वॉन डर वाल फोर्स जनरेट होंगे वो किस पर डिपेंड करेंगे? कार्बन चेन पर डिपेंड करेंगे। इसलिए बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा? हमेशा ध्यान रखना है, अल्कोहल का तो ज्यादा होता है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और बॉइलिंग पॉइंट आपका किस पर डिपेंड करेगा? या तो मॉलिक्यूलर वेट पर डिपेंड करेगा। देखो, कार्बन ज्यादा होंगे, ऑटोमेटिक वॉन डर वाल फोर्स भी आपके ज्यादा बनने लगेंगे, आपका मॉलिक्यूलर वेट भी क्या हो जाएगा? ज्यादा होगा। तो कार्बन की संख्या जैसे जैसे बढ़ेगी आपका बॉइलिंग पॉइंट वैसे वैसे क्या होगा? बढ़ेगा। चलिए, अभी आपने सीखा कि बॉइलिंग पॉइंट किस पर डिपेंड करता है। तो पहली चीज क्या आ गई? मॉलिक्यूलर वेट पर। किस पर डिपेंड करता है? मॉलिक्यूलर वेट पर, अणुभार पर डिपेंड करता है। जिस अल्कोहल का अणुभार ज्यादा होगा, मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। दूसरा, बॉइलिंग पॉइंट किस पर डिपेंड करता है? कार्बन चेन पर डिपेंड करता है। कार्बन चेन जितनी ज्यादा बड़ी होगी उतने ही ज्यादा वॉन डर वाल फोर्स बनेंगे। कार्बन चेन जितनी ज्यादा बड़ी होगी वॉन डर वाल फोर्स भी उतने ही ज्यादा बनेंगे। वॉन डर वाल फोर्स आपके कार्बन के द्वारा ही बनाए जा रहे हैं, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा? जिसमें कार्बन चेन बड़ी होगी। ठीक है, कार्बन चेन बड़ी होगी तो उसके वॉन डर वाल फोर्स भी क्या होंगे? ज्यादा होंगे। जैसे यहाँ देखिए, मेथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल, प्रोपिल अल्कोहल और ब्यूटाइल अल्कोहल, 4 अल्कोहल।
तो बेटा एल्कोहल जैसे मेथिल अल्कोहल के हमारे पास मॉलिक्यूल बहुत से मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक। अब मेथिल अल्कोहल के जो मॉलिक्यूल्स होंगे तो उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो क्रिएट हो ही रही होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो क्रिएट होगी ना, क्योंकि बॉन्ड O बॉन्ड H, O पोलैरिटी शो करेगा नेगेटिव और ये पॉजिटिव, ये इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो शो करेंगे, सारे शो करेंगे, ठीक है, कोई कम कोई ज्यादा वो भी आगे डिसाइड करेंगे। लेकिन यहाँ चीज देखिएगा क्या, पहला मॉलिक्यूलर वेट किसका ज्यादा होगा, तो देखिए इसमें 1 कार्बन, इसमें 2 कार्बन चेन, इसमें 3 कार्बन चेन, इसमें 4 कार्बन चेन है, तो इसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होगा। जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होगा उसी का बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, हाई होगा। तो बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा हाई किसका होगा, इसका, ठीक है। दूसरी चीज देखता है, कार्बन चेन किसमें सबसे ज्यादा है, कार्बन चेन सबसे ज्यादा इसमें है, 4 कार्बन की चेन है, तो जाहिर सी बात है इसके वॉन डेर वाल्स फोर्स भी ज्यादा क्रिएट होंगी। ये जो कार्बन अदर मॉलिक्यूल्स के साथ वॉन डेर वाल्स क्रिएट करेंगे वो इसमें ज्यादा करेंगे, क्योंकि इसमें 4 कार्बन है, इसमें 3 है, कम होंगे, इसमें 2 है तो और कम होगा, 1 कार्बन है तो और कम होगा। वॉन डेर वाल्स फोर्स कौन जनरेट कर रहा है, कार्बन, तो वॉन डेर वाल्स फोर्स भी सबसे ज्यादा किसमें होंगे, इसमें होंगे। मॉलिक्यूलर वेट भी इसका सबसे ज्यादा है, कार्बन चेन भी इसमें सबसे ज्यादा है, और इसके वॉन डेर वाल्स फोर्स भी सबसे ज्यादा होंगे। भाई तीनों चीजें कनेक्टेड है, कार्बन ज्यादा होंगे मॉलिक्यूलर वेट भी ज्यादा हो जाएगा, कार्बन ज्यादा होंगे तो वॉन डेर वाल्स फोर्स भी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आपसे जैसे यहाँ क्वेश्चन बनाता है कि मेथिल अल्कोहल और एथिल अल्कोहल में किसका बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा, किसका क्वथनांक ज्यादा होता है, तो आप क्या लिखेंगे, एथिल अल्कोहल का ज्यादा होता है। फिर दूसरा क्वेश्चन बनाएगा क्यों ज्यादा होता है, तो क्या लिखेंगे, मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होने के कारण या कार्बन चेन बड़ी होने के कारण, ठीक है। पूरा रेफरेंस में क्या लिखेंगे कि मेथिल अल्कोहल में केवल एक कार्बन की चेन है, चेन तो है ही नहीं, केवल एक ही कार्बन है। एथिल अल्कोहल में नंबर ऑफ कार्बन कितना है, 2 है, तो ये आपका ज्यादा वॉन डेर वाल्स फोर्स जनरेट करेगा, जिससे इसके मॉलिक्यूल एक दूसरे के कहाँ आ जाएंगे, पास में, और इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, हाई। अब इसको समझते हैं, जरा ध्यान समझिए। यहां पर आपका ध्यान से देखिए, ये आपका 1 डिग्री अल्कोहल है, 4 कार्बन की चेन है, OH ग्रुप लगा हुआ है, 1 डिग्री अल्कोहल है। यहां आप देखिए यहां भी 4 कार्बन है, कितने कार्बन है, 4, और ये आपका अल्कोहल है, लेकिन ये 2 डिग्री कार्बन से कनेक्ट है। ध्यान से देखिए ये कार्बन कैसा है, 2 डिग्री, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी 4 कार्बन है, और ये OH ग्रुप आपका 3 डिग्री कार्बन से कनेक्ट है। तो बेटा देखो जब ध्यान से, नंबर ऑफ कार्बन इक्वल है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन बराबर है, OH ग्रुप भी सब में लगा हुआ है, तो मॉलिक्यूलर वेट कैसा होगा, एक जैसा। मॉलिक्यूलर वेट कैसा होगा, एक जैसा। यहाँ पर किसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा था, इसका, आंसर हो गया। यहाँ पर मॉलिक्यूलर वेट सबका कैसा है, एक जैसा। कार्बन नंबर सबका कैसा है, एक जैसा। तो क्या वॉन डेर वाल्स भी एक जैसे होंगे, नहीं, वॉन डेर वाल्स एक जैसे नहीं होंगे। उसका बस रीजन समझना है आपको, क्या करना होगा, ठीक है, वो समझते हैं जरा ध्यान से। यहां पर एक चीज समझनी है आपको कि 4 कार्बन है और चारों कार्बन आपके वॉन डेर वाल्स फोर्स जनरेट करेंगे, चारों कार्बन आपके वॉन डेर वाल्स फोर्स क्या करेंगे, जनरेट करेंगे। ये वाला कार्बन भी जनरेट करेगा, ये भी करेगा, सारे करेंगे। यहाँ पर भी तो सर 4 कार्बन है, ये चारों भी तो करेंगे, नहीं, ये उतना नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा, क्योंकि यहाँ देखिए 2 डिग्री कार्बन आपका ब्लॉक हो रहा है। भाई अदर मॉलिक्यूल्स के साथ वॉन डेर वाल बनाने के लिए आपको स्पेस भी तो चाहिए, ठीक है। यहाँ की जरा इस कार्बन को देखिए जिसके साथ आपका OH कनेक्ट है, ठीक है, और यहाँ के इस कार्बन को देखिए इसके साथ OH कनेक्ट है। अब चलिए मानते हैं ये कार्बन हमारा उसी डायमेंशन पे है, बिल्कुल फ्री, जितना वॉन डेर वाल ये करेगा उतना ये करेगा। लेकिन इस कार्बन को देखिए और इस कार्बन को देखिए, ये बिल्कुल फ्री है, अभी इनके डायमेंशन बिल्कुल फ्री है अपने अदर मॉलिक्यूल्स के साथ अटैच करने के लिए। लेकिन यहाँ देखिए इस कार्बन के आपकी साइड ब्लॉक होने लगी, ठीक। और यहां देखिए क्या ये कार्बन किसी अदर मॉलिक्यूल के साथ आपका वॉन डेर वाल क्रिएट कर पाएगा, सोच के देखिए। एक कार्बन बीच में फंसा है, उसके इधर भी CH3 ग्रुप है, इधर भी CH3 ग्रुप है, मतलब चारों साइड में ग्रुप लगे हैं, तो वो तो अपने मॉलिक्यूल से इतना घिरा हुआ है, अदर मॉलिक्यूल्स के साथ वॉन डेर वाल उतना ज्यादा जनरेट नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो यहां पर देखिए जैसे जैसे आपका 1 डिग्री से 2 डिग्री और 2 डिग्री से 3 डिग्री पे आता है, तो आपका सरफेस एरिया जो है ना, वो सरफेस एरिया कम हो रहा है। सरफेस एरिया क्या हो रहा है, कम हो रहा है, ठीक है। अब सरफेस एरिया कम होगा तो आपके वॉन डेर वाल फोर्स भी क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो जैसे जैसे आपकी शाखाएं बढ़ती हैं ना, यानी डिग्री आपकी क्या होती है, बढ़ती है, तो डिग्री बढ़ने के साथ साथ आपका क्वथनांक में यानी बॉइलिंग पॉइंट में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। बॉइलिंग पॉइंट में क्या आ जाती है, कमी। क्यों आ जाती है, सरफेस एरिया कम होने के कारण, ठीक। सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, इसका, क्योंकि इसके देखिए चारों कार्बन बॉन्डिंग के लिए, वॉन डेर वाल बॉन्डिंग के लिए फ्री हैं, ठीक है। जैसे इस कार्बन की साइड को चलिए मान लीजिए इस साइड पे ये ब्लॉक हो जाएगा, बाकी साइड तो इसकी फ्री होंगी। ये कार्बन इन साइड पे ब्लॉक होगा, लेकिन ऊपर नीचे साइड फ्री होंगी। एक एग्जांपल के तौर पर इस कार्बन को देखिए, ये कार्बन को ज्यादा ही ब्लॉक हो रहा है,
ठीक है, इधर से ही ब्लॉक है, इधर से ही ब्लॉक है, इधर से ही ब्लॉक है, ये कार्बन तो तीनों साइड से ब्लॉक हो रहा है। ठीक, तो सबसे ज्यादा आपका फ्री है, सबसे ज्यादा सरफेस एरिया इसका है। 2 डिग्री का सरफेस एरिया इसके कंपेरिजन में कम हो जाएगा और 3 डिग्री का सरफेस एरिया पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होगा वो और कम हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें ध्यान रखना है जैसे जैसे डिग्री इंक्रीज करेगी, जैसे जैसे डिग्री क्या होगी बढ़ेगी, आपका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा घटेगा। ठीक है।